बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का क्या हम सभी का सपना है? क्या हम सभी इस सपने को लेकर जी रहे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाएंगे? सभी लोग का टॉप करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आप कर सकते हैं अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करेंगे तो। ये ज्यादा कठिन नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट में 70 आउट ऑफ 70 लेके आना बोर्ड एग्जाम में। ये बिल्कुल साइंस मास नहीं, ऐसा नहीं है, स्पेस साइंस नहीं है जो असंभव हो जाए। और भारतीयों की तो हमेशा से आदत रही है कि असंभव कार्य को भी वो संभव करके दिखा सकते हैं, उनके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं। ठीक है, आप सभी में ऐसी क्षमताएं हैं, अगर आप ठान सकते हैं तो। कितना सौभाग्यशाली दिन होगा अपने माता पिता के लिए, सोच के देखिएगा जिस दिन वो आपकी अखबार में फोटो देखेंगे और आपका चेहरा देखेंगे, उनकी आंखों से आंसू ना निकल आए तो आप कह दीजिएगा। तो ये सारी चीजें पूरी कैसे होंगी? जब हर मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए परफेक्ट मार्किंग देके जाएगा, अपना मैक्सिमम देके जाएगा, और उसके लिए हमें भी बहुत एफर्ट करना होगा। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की कही हुई बातें भी हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत लाभप्रद भी हो सकती हैं किसी भी एग्जाम में 100% मार्किंग के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 कैसे पाए जा सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारे लिए हमेशा अपना ग्रेट एम रखना चाहिए। भले ही हम उस एम को अचीव करने में थोड़ा पीछे ही क्यों ना रह जाएं, पर अगर हमारा एम 100% का नहीं होगा तो हम उसको पाने में काफी दूर हो जाएंगे। अपना एम को इस प्रकार से सेट करो कि मुझे क्या करना है, मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, हर सब्जेक्ट में मुझे परफेक्ट मार्क्स चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी में मुझे 70 आउट ऑफ 70 चाहिए। ठीक है, तो 70 आउट ऑफ 70 चाहने के लिए आपकी 100% किसी भी कॉन्सेप्ट पर पकड़ भी होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है, यानी कि आपसे एक्यूरेसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी का आने का ये पर्पस हो जाता है कि आपको अब एक्यूरेसी फाइंडिंग बेस करना होगा, अपनी मेमोरी को एक्यूरेसी बेस करना होगा कि जैसा पूछा गया है वैसा ही आप जवाब दें। कुछ कथा कहानी लिखने से कहानी अब काम नहीं चलने वाला है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा अपनी लाइफ में ग्रेट एम बनाकर चलना होगा कि हम उसे अचीव कर सकते हैं। हमारा जितना बड़ा एम होगा उसे अचीव करने के लिए हमारे अंदर उतनी ज्यादा अंदर से इनर्ट पावर मिलेगी जो उस ड्रीम तक पहुंच सके। ग्रेट एम हमेशा होना चाहिए। अगर आपका नीट का या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एम है तो वो भी आपका एक ग्रेट एम को ही अचीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा कि हमें उस एग्जाम को अचीव करने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस नॉलेज की जरूरत है, लगातार पढ़ते रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है एक दिन क्लास कर ली, फिर हमने बंक कर लिया और फिर हम रह लिए तो उसके बाद हम सोचे कि हम सूरमा बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 दिन की स्टडी हमें कहीं पर भी नहीं पहुंचाती है, लगातार कॉन्टिन्यूअस स्टडी ही हमें कहीं ना कहीं पहुंचाती है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर पे विश्वास कीजिए। ठीक है, और आप एक बार इस पाठशाला को भी मौका दीजिए कि वो अपने टीचर को विश्वास हासिल कर पाए। हमारी पूरी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है। हमें कॉन्टिन्यूअस एक्वायरिंग नॉलेज, हमारी ऐसी प्रकृति होनी चाहिए कि हम लगातार अपनी नॉलेज को अपने एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकें। अब फालतू की नॉलेज को नहीं एब्जॉर्ब करना है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज को ही एब्जॉर्ब करना है, सब कुछ नहीं एब्जॉर्ब करना है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही आपके आसपास रहें, ऐसा आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आपने लगातार पढ़ने की रिदम बांधिए, कोई ना कोई टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम दे सकें जिसमें वो पढ़ा जा सके। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज नहीं डिवाइड करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए मार्क देने वाला है 70 मार्क्स, और हम अगर किसी को हम कम मांगेंगे, किसी को ज़्यादा मानेंगे तो क्या वो हमारे लिए अच्छे मार्क्स दे पाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बेटा, लगातार मेहनत करना होगा, लगातार कॉन्टिन्यूअस अपनी नॉलेज को एक्वायर करना होगा, अपने एटमॉस्फेयर से धारित करना होगा। ठीक है, अगला हमारा एक टिप है जिसे हम कह सकते हैं हार्ड वर्क। हमें कठिन परिश्रम के लिए तत्पर रहना चाहिए हमेशा। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क वही तो है जो आपके कठिन से कार्य को आसान शब्दों में कर दे, आसान चीजों में कर दे, है ना। तो हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि, एक बात याद रखिएगा कि जंगल में कितने भी जानवर क्यों ना हो, पर आप यदि शेर हैं तो राजा आप हैं, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर कार्य के आधार पर बंटवारा होता तो जंगल का राजा गधा होता, पर जंगल का राजा गधा नहीं होता, शेर होता है जो कि आप हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपके लिए? आपके लिए नॉलेज को एक्वायर करना है, हार्ड वर्क करना है, साथ साथ
हार्डवर्क आपका कैसा होगा? जब आप लगातार क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, लगातार टेस्ट देंगे, अपने एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम को आप देने चाह रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम को देने से पहले कई बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी की प्रैक्टिस कर ली होगी आपने लिखकर, है ना? इसी प्रकार से होगी। तो कुछ दिनों बाद हम अपनी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप आंसर राइटिंग करके आप सेंड करेंगे तो उस कॉपी को चेक भी किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ प्रोसेस हो जिससे हम अपना हार्डवर्क कर सकें और अपने हार्डवर्क को चेक भी कर सकें कि हमने कितना कार्य किया है, आज हमने कितना सीखा है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा हो सकता है हम सोचें कि डिफीट द प्रॉब्लम्स। जो भी समस्याएं आ रही हैं हमारे जीवन में, उन्हें हम प्रॉब्लम से हमेशा चुनौतियों से डर के काम नहीं चलता है, उससे लड़ के काम चलता है ना? तो कभी कभी बच्चे होते हैं बेचारे गांव से आ रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, साइकिल से जा रहे होते हैं कोचिंग पढ़ने, है ना? तो वो सब चीजें हैं, उनका पार्ट ऑफ लाइफ है ना? पर उससे निपट पाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका डिस्क्राइब करना चाहिए, है ना? जिससे क्या कर सके, वो हर एक समस्या का हल निकाल सके जो उसके सराउंडिंग है। चाहे उसके सराउंडिंग में कोई भी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उन सारी समस्याओं को सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ठीक? आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी समस्याओं को सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पढ़ने से रोक रही है, आपको आपके ड्रीम को पूरा करने से रोक रही है। जो भी चीज है उस पर हमें कार्य करना है ना? और हमें क्या करना है, हमें अपने इस प्रकार से कुछ लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हम किसी भी हाल में उस अपने सारी समस्याओं से लड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, ठीक है? नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अपनी, जैसा हमने कहा कि आज हम अपने सब्जेक्ट पर भी चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी के सब्जेक्ट में किस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्वेश्चन को, उस यूनिट को उतना ही टाइम देते हैं जितना की टाइम मैक्सिमम है, ठीक है? उसे प्रॉपर पढ़ते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे से हासिल करके चलते हैं, पढ़ के चलते हैं, तो जरूर आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं, या फिर 100% मार्किंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। बायोलॉजी की चलिए बात करते हैं। बायोलॉजी में जैसे कि 5 यूनिटों में पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है। जनन है, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है? जनन यूनिट के अंदर पूरा 3 चैप्टर 14 मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे साल के आधे साल तक, यानी कि लगभग 6 महीने तक वो जनन पढ़ते रहते हैं, उसके बाद में बाकी सारे पार्ट पढ़ते हैं। तो क्या वो पहुंच पाएंगे इस लेवल तक? नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए एक उसकी यूनिट में 14 बन गए, लेकिन नेक्स्ट यूनिट में नहीं बन पाए, तो क्या मार्क पूरे 70 आउट ऑफ 70 आ पाएंगे? नहीं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। यूनिट में जितना पूछा गया है उन्हीं चीजों पर जिक्र किया जाए, है ना? फालतू की चीजों पर ज्यादा जिक्र ना किया जाए। हमने बता दिया कि ये चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से बोला जा रहा है। किसी टीचर ने बता दिया, किसी भी टीचर, मेरे अलावा कोई भी और टीचर हो सकता है, ठीक है, उसने बता दिया कि बेटा ये वाला टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, तो उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी अपेक्षा कुछ क्या कहते हैं, फालतू की सर्कमस्टांसेस पढ़ने से तो बेहतर है कि वही चीज बार बार पढ़ी जाए। और याद रखिएगा, जब एक ही चीज को हम बार बार रिपीटेड मोड पे पढ़ते हैं तब हम बहुत अच्छा प्रयास कर पाते हैं, तो हम किसी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, ठीक है? तो जो आपकी जनरल यूनिट है वो 14 नंबर की आने वाली है। इसी के साथ आपकी आनुवंशिकी और विकास वाली यूनिट है जो जेनेटिक्स के नाम से जानी जाती है, बेटा 18 नंबर की आने वाली है, 18 मार्क्स की आने वाली है। अब 18 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? हमें प्रॉपर डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक है? अगर रिप्रोडक्शन हम यूनिट पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉपर डायग्राम सारे के सारे बनाने आने चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो टर्म हैं छोटे छोटे वो पता होने चाहिए, ठीक? अच्छा, और हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, उस टर्म से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, इन पर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका कौन सा है? जेनेटिक्स वाली यूनिट है। जेनेटिक्स यूनिट में क्या करना चाहिए, कुछ फिक्स पैटर्न है, उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जेनेटिक्स यूनिट के अंदर ही आता है, क्या डीएनए आरएनए की संरचना पे पूछा जाता है, ठीक है? आपसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूछा जाता है, ठीक? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कुल मिला के पूछा जाता है। तो ये चीजें पूछी जाती हैं और उस चीजों को हम पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं, भले ही जेनेटिक्स में हमने कुछ भी पढ़ रखा है। मेंडल के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अब मेंडल को पूछना बंद कर दिया गया है, तो टीएच मॉर्गन सर को पूछा जाता है। तो पूछे जाने की कोई ना कोई श्रेणी है बेटा, और उन हमें चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन इंपॉर्टेंट थिंग्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी के लिए हमारी जो एक सीरीज आ रही है, इसे हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं,
कुछ टाइम बाद, और ये हर जगह से आप परचेस कर पाएंगे। वो आपके गेस्ट पेपर से लाख गुना बेहतर चीज होगी, जो क्या करेगी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% कंटेंट देने के लिए लाभप्रद होगी। ठीक है, आप उससे 100% कंटेंट को देख पाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं क्या उस ब्रह्मास्त्र सीरीज के क्वेश्चनों से मैच कर रहे हैं, और वो मैच करते होंगे 100%, ऐसा हमारा दावा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स को, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना है। ठीक है, जेनेटिक्स में जैसे बता दिया आपको 18 नंबर की यूनिट आने वाली है, तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक हमें यही पढ़नी चाहिए यूनिट, ज्यादा लंबे टाइम भी देना चाहिए, ऐसे एक एक चीज को समझना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, 18 मार्क्स तभी मिल पाएंगे। नेक्स्ट कौन सा है, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, ये वाली यूनिट है जीव विज्ञान, ह्यूमन वेलफेयर वाली, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण वाली। इसमें 14 मार्क्स का आता है बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं 14 मार्क्स के, और उसमें भी कुछ कॉमन पैटर्न है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा HIV के बारे में, ठीक है, और HIV के बारे में पूछा जाएगा, इसी प्रकार से एड्स के, HIV एड्स के बारे में पूछा जाएगा, तो कई सारे डिसीज के बारे में पूछा जाएगा जो उसके अंदर कॉमनली दे रखी हैं। ठीक, उस डिसीज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपके लिए बाकी लोगों से बेहतर बनाएंगी। आपको पता लग रहा है ना कि कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं लगातार, उन सब का एनालिसिस ही होता है जो बच्चे को एक बेहतर से बेहतरीन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसका उपयोग। ये कहने को तो यहाँ 10 मार्क्स की आ रही है, ऐसा आपका बोर्ड बताता है कि 10 मार्क्स की आ रही है, पर ये जो यूनिट है आपकी जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें क्या है बेटा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नंबर ऑफ वैरायटी के बन सकते हैं जो बच्चे गलत करते हैं। तो अगर किसी के बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं तो बाकी सारे में तो इसके अच्छे अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि फोर्थ वाली यूनिट में वो कहीं ना कहीं वीक होगा। तो कहां पर वीकनेस रह गई, हमारी गलती कहां रह गई, तो याद रखना जेनेटिक्स में और इसमें ही सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि आपके क्वेश्चन के आंसर कटेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट हैं, आपको चीजें को सीखना पड़ेगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, एक एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपकी जैव प्रौद्योगिकी वाली यूनिट है, इसमें सीखने वाली पूर्णता आपकी यूनिट है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण वाली, ये 14 नंबर की यूनिट आती है। कहने को बहुत सरल है इकोलॉजी, पर थोड़ी सी टिपिकल भी है। अगर आपने चीजों को नहीं समझा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को नहीं याद रखा, तो वही कॉन्सेप्ट आपको उलझाने के लिए काफी होंगे। ठीक, एक एक लाइन की, दो दो लाइन की डेफिनेशंस हैं। आप सोचेंगे डेफिनेशंस आप गैस पेपर से रट के चले जाएंगे, पर ऐसा कार्य नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो एग्जामिनर होते हैं बेटा अलग अलग जगह से, वो सभी लोग एनसीईआरटी से ही आपसे रिलेट कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने एनसीईआरटी ही पढ़ रखी है बहुत अच्छे से। तो जब भी कभी आप एनसीईआरटी की लाइंस लिखते हैं, या फिर उनके डायग्राम बनाते हैं, या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी सीक्वेंस लिखते हैं, उसके प्रकार से एनसीईआरटी के हिसाब से आप समझाने की कोशिश करते हैं, तो एग्जामिनर उस बात को जल्दी रिलेट कर जाता है और आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपने सिलेबस में देखा। 14, वैसे तो हम 14 का अगर पहाड़ा जानते हो तो 14 पंजे 70, डायरेक्ट 14 से ही सारे के सारे 14 के बराबर ही होंगे। लेकिन एक सिर्फ दो सिर्फ ऐसी यूनिट है जो एक 18 नंबर की दिखा रहे हैं और एक 10 नंबर की दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिलेबस डिवाइड है कुछ 5 यूनिटों में, जिसमें आपके 17 मार्क्स आते हैं। इसके बाद 13 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जो प्रैक्टिकल में किस प्रकार से करेंगे उस पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल को किस प्रकार से दिया जाए और किस प्रकार से इसमें मैक्सिमम मार्क्स लिए जाएं। ठीक है, सेकेंड बात है हमारी लाइफ में जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और कुछ सब्जेक्ट को हमने बहुत कम टाइम दिया। कुछ यूनिटों के साथ भी हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट यूनिट को हमने बहुत टाइम दे दिया, सेकेंड यूनिट को कम, और थर्ड को, और लास्ट में 5th यूनिट तक आते आते हमारे पास टाइम बचा ही नहीं, जिसमें हम 10 दिन में या 5 दिन में सिलेबस को खत्म करके बैठे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। हर एक यूनिट बराबर इंपॉर्टेंस देने वाली है आपके लिए। मैंने बताया कि 14 अंक की ही सारी यूनिटें हैं। लगभग ऐसा हो भी सकता है कि जेनेटिक्स से कुछ पोर्शन कम करके आपका जो जैव प्रौद्योगिकी है उसमें कुछ पॉइंट बढ़ा दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे, उससे मिसकॉन्सेप्ट ना हो जाए, इसीलिए बता रहे हैं। आपको प्रॉपर टाइम भी देना चाहिए। ठीक है, स्कूल में कई बार ऐसी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं कि कुछ यूनिटों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और लास्ट की यूनिटों को घसीटा मार दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाते समय जब हर एक चीज इक्वल मैनर कर रही है, इक्वल मार्क्स दे रही है, तो वो
बराबर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हुई। ठीक, इस बात को सोचिएगा। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की कुछ यहाँ पर टिप्स भी लिखी हुई हैं, हम लिमिटेड रिसोर्स रखें। हमेशा टाइम मैनेजमेंट के लिए एक फार्मूला है, ये जो क्लॉक वाइज आपको दिख रही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखी हुई हैं, उसे जानिए क्या चीजें हैं। अपने जो रिसोर्स हैं उसे लिमिटेड रखिए। एनसीईआरटी पर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पर ही फोकस रखें। 50 किताबें खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, 50 गैस पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। टीचर पे अपने विश्वास रखें, जो उसके नोट्स हैं वो ही सफिशिएंट हैं। ठीक है, और जो टीचर बता रहा है वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर ने क्या करा है, ऑलरेडी उस चीजों को फेस किया है, तभी तो आपको बता रहा है। ठीक है, तो अपने टीचर्स पर विश्वास रखें। नेक्स्ट क्या है आपका, लिमिटेड रिसोर्स रखें हमेशा, कि अपने रिसोर्स इतने ज्यादा ना हो। जैसे मैं क्या करता हूं, हमेशा एनसीईआरटी बेस पढ़ाने की कोशिश करता हूं, बहुत सारे टीचर ऐसा एनसीईआरटी बेस पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बोर्ड एग्जाम आपका एनसीईआरटी बेस ही आने वाला है, तो अपने एनसीईआरटी पर ही रहे। 50 कैसे पर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का पेपर आप खरीद लीजिएगा, उससे आपके लिए बहुत सारी चीजें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं, टेक सम रेस्ट। हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहिए, हमेशा कार्य में उलझे हुए हैं, अपने आप को बॉडी खराब कर ली। एग्जाम देने से पहले क्या करा आपने, एग्जाम देने से पहले इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई करी कि सिर में दर्द होने लगा। एग्जाम टाइम में 3 घंटे सिर पकड़ के बैठे रहे, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या उसका रिजल्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। रिजल्ट कब आएगा बेटा, जब आप अपनी साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देंगे। सेट योर डेडलाइन, हमेशा डेडलाइन अपनी सेट करें कि किसी कार्य को करने की कितनी बड़ी डेडलाइन हो सकती है। एक चैप्टर कितने समय में निपटाया जाए, ऐसा नहीं है एक चैप्टर 6 महीने तक चल रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने टॉपिक को डिसाइड करने से पहले अपनी डेडलाइन भी सेट करनी चाहिए कि इतने समय तक मैं ये पढ़ाई करूंगा, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को देखूंगा, अन्य कुछ करूंगा। एलिगेन योर बायोलॉजिकल लॉक, ठीक है, अपने जैविक जो आपके लॉक्स हैं उनको खोलने की जरूरत है। आपके जो जैविक क्षमताएं हैं उनसे, उनके अंदर बंधकर सारी चीजों को समायोजित करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक्स। हमेशा डिफरेंट टॉपिक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हमारा दिमाग क्या करता है, कैसे कार्य करता है बेटा, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा एक ही टॉपिक को जब हम लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं तो उस टॉपिक में हमारे अंदर क्या रहती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसा कुछ आ जाता है। कि हम क्या कर सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है, जो एक ही समय एक ही चीज को जब लगातार करते रहते हैं तब आने वाला एक प्रकार का डिप्रेशन है। तो क्या होगा उसमें, ये जो टर्म बता रहा हूं वो बेटा जनन से रिलेटेड है, लेकिन हम यहां पे सिर्फ यूज कर रहे हैं इसे। ठीक, तो डिप्रेशन प्रकार का हमारे दिमाग में आ जाता है जो हमें उस कार्य के प्रति हेट करने लगता है। एक ही कार्य को हम कितनी बार करेंगे एक्चुअली में। तो क्या करना चाहिए, हमें कभी कभी टॉपिक को चेंज करना चाहिए। स्टार्टिंग आपने मान लीजिए बायोलॉजी से करी, आपने सबसे पहले टाइम टेबल अपना बनाया। शुरू में आपने सुबह का टाइम हमेशा ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप बेटा क्या कर सके, जिसमें आप ज्यादा समय तक रट सकें। जो आपकी रटने वाली चीजें हैं, बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, इसे आप सुबह के टाइम में पढ़ें। ठीक है, और शाम को आपका माइंड होता है थोड़ा रेस्ट चाह रहा होता है, तो आप न्यूमेरिकल निकालकर भी अपने दिमाग को फोकस रख सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो आप क्या करें, तो शाम का जो समय है उसमें न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश करें, उसमें फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर आप ये फार्मूला अपनाएंगे तो छोटी छोटी बातों से ही आपका जो पढ़ने का स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपकी ट्रिक है, डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। हमेशा क्या करना चाहिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सब कुछ सॉल्व करने बैठ जाते हैं। सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड टाइम है, तो हर सब कुछ आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, एक मोटी सी बुक लाके रख ली, ठीक, और आर के पिल्लई की, और आप बायोलॉजी उसी से पढ़े हैं, और आप क्या कर रहे हैं, पूरे साल तक उसके एक ही चैप्टर पर गुजर पाए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स आने वाले हैं? कभी नहीं आने वाले हैं। आपने एक चैप्टर में भले ही PhD क्यों ना कर ली हो, उस बात से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है। ठीक, तो सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चीजों को टॉपिक बदल बदल के सॉल्व कीजिए, रेस्ट ले लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है, और बार बार चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। वो एक कहावत थी किसी मूवी के अंदर, क्या कहते हैं, मुझे तुम्हारी उस चीज से डर नहीं लगता जो तुमने क्या एक बार सीखी है, मुझे उस चीज से डर लगता है जो तुमने एक ही चीज 1000 बार सीखी है। तो जो तुमने एक चीज पर 1000 बार, किसी कॉन्सेप्ट पर 1000 बार का मतलब है काफी बार, ठीक,
एक कॉन्सेप्ट पर आपने काम कर लिया तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए मेमोराइज हो गया, जिंदगी भर आपका साथ देने वाला है, ठीक है। और आपने क्या करा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और कोई भी अप्लाई नहीं कर पाए, तो उस चीज का फायदा ही क्या हुआ। तो जितना पढ़ा है ना, उन चीज का इंप्लीमेंट हो सके इस प्रकार का पढ़ा जाए, ना कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया जाए जिससे उसका इंप्लीमेंट ही ना हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि एक ट्रिक रहती है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो मेरी ये आपको रिकमेंडेशन है कि अगर बायोलॉजी में डायग्राम पूछा गया है तब तो आप डायग्राम बनाएंगे, और अगर नहीं पूछा गया है तब भी डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी का टीचर होता है वो डायग्राम वाले, जब कॉपी चेक करते हैं, कोई भी इंसान जब कॉपी चेक करता है तो जो डायग्राम बना होता है, डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया होता है, उन शब्दों को देखने में, उनको इंटरेस्ट लेने में, अगर उसमें एक्यूरेसी दिख रही है तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, नेचुरली ज्यादा मार्क्स निकलते हैं। जैसे कि कभी क्या होता है, 5 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने एक बच्चे ने क्या करा है, सिर्फ कहानी के तौर पे सब कुछ लिख दिया है, एक पेन से 2 पेज में लिख रखा है, ठीक है। उस बात को पढ़ने के लिए एग्जामिनर को ज्यादा एफर्ट करना पड़ जाएगा इन कंपेयर टू उस बच्चे ने क्या करा है, दूसरे बच्चे ने क्या करा, अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ हेडिंग बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उन पे ब्लैक ब्लैक मार्क किया है, ठीक है। और क्या किया है, उन्हें दिखाने की कोशिश की कि यहां पर चीजें हाईलाइट हैं, पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर उस पर ज्यादा मार्क्स देके चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, भले ही चाहे लिखी गई दोनों चीजें सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही लिखी गई हैं, लेकिन मार्क्स किस पे ज्यादा मिल जाएंगे, जिसने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उसने अपनी कुछ बुद्धि का भी तो प्रयोग किया है, तो बुद्धि के प्रयोग के भी तो मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, उसमें ज्यादा मार्क्स दे देता है जिसमें डायग्राम बनाए हुए हैं। तो आप कोशिश करिए कि किसी भी क्वेश्चन में आप डायग्राम को रिप्रेजेंट कर पाए, किसी न किसी प्रकार से डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। डायग्राम बनेगा कब, जब आपकी कई बार उस डायग्राम पर प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जाहिर सी बात है। तो आपके लिए क्या करना है, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके रखना है, जिससे बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आप डिस्कवरी ना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उन्हीं चीजों का इंप्लीमेंट कर रहे हो जिसमें, जिन चीजों में आपको महारत हासिल है। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, बेस्ट आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाए। इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बना रखी है और हमारी सारी की सारी टीम इस पर कार्य कर रही है कि आप बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे कर पाए। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे कि किसी ने कॉपी लिखी होगी तो उसने तंत्र का तंत्र को कुछ इस प्रकार लिखा है कि लाइन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जहां पर चीजें बोल्ड करने की है वहां पर बोल्ड की है, ठीक है। जहां पर शब्दों को बोल्ड करना है वहां बोल्ड किया है, जहां कोई चीज नोट के रूप में दर्शानी है वहां नोट भी लिखा है। नेक्स्ट, अगर डायग्राम बनाने की जरूरत है, मैंने कहा डायग्राम बनता ही बनता है, तो वहां पर उनने डायग्राम बनाने की भी कोशिश की है। तो यही सारी चीजें होती हैं जो आपकी कॉपी को स्पेशल बनाने वाली हैं। डायग्राम बनाना है, लाइन फॉर्मेट में लिखना है, हेडिंग प्रॉपर डालना है, बीच बीच में जो शब्द हैं उन्हें हाईलाइट करना है। इन 4 पॉइंट को याद रख लेंगे, आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। क्या क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन पर एक तो एक्यूरेसी के साथ में आपको लाइन फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में बीच बीच में जो वर्ड आ रहे हैं, कीवर्ड को हमेशा हाईलाइट करना है। नोट पॉइंट भी अगर बीच में ऐड कर सकते हैं तो नोट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, हमेशा डायग्राम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन को साफ सुथरा लिखना है, कॉपी को सजा कर लिखना है बिल्कुल, और वेल प्रपोज डायग्राम बनाना है, बहुत सुसज्जित डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। अलग अलग पेन्स का यूज करना है, जिससे क्या करें, जिसके आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकें। अलग अलग पेन्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू में भी कई शेड आते हैं, ठीक, ब्लैक में भी शेड आते हैं, लाइट ब्लैक होता है और एक डार्क ब्लैक होता है। तो मैं दोनों पेन का यूज करता था जब आंसर राइटिंग करता था, तो डार्क एक ब्लैक और एक लाइट वाला जो आपका सेलोग्रीफर का होता है, वो दोनों हेडिंग की जगह यूज किए जा सकते हैं। जहां हमें बड़ी हेडिंग डालनी है वहां हम लाइट वाले, वहां हम बोल्ड वाले पेन का यूज करेंगे, जहां हमें छोटी हेडिंग डालनी है वहां हम लाइट पेन का यूज करेंगे, या बीच में जब हाईलाइट करनी है तो हम लाइट पेन का, ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो होती हैं वो आपकी कॉपी को बाकी लोगों से बेहतर बनाने के लिए कारगर होंगी। आप स्वयं में बेहतर बन पाएंगे और अपने दोस्तों के लिए इस बात को शेयर करें। आप सभी की नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी इस जर्नी का हिस्सा बन सकें कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो के साथ, जिसमें हम सभी किसी अन्य विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए और हमारे जनहित में हो।
पाठशाला इसके लिए लगातार तत्पर है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चीज़ों को, बताएं कि कोई ऐसा संस्थान है जो इस दुनिया के किसी कोने में बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन काम करने के लिए तत्पर है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।